नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज शुरुआत करूं पाठशाला की, उससे पहले आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं। बीते हफ्ते भी रात 9 बजे का जो स्लॉट होता है उसमें आपने पाठशाला को सबसे ज्यादा बढ़त दी और बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े शो जो इतने दिन से चल रहे थे, सब पीछे छूटते जा रहे हैं। लोग अब पुराने अपनी पसंद को छोड़कर पाठशाला में एडमिशन ले रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताता हूं कि पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी की वो चेतावनी आज आपको बताऊंगा जो नहीं सुनी तो देश खोखला हो जाएगा। फिल्म केरल स्टोरी के विरोधियों की आज कोर्ट में कैसे क्लास लगी है, एक एक डिटेल आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। धर्म बदलकर आईसिस का आतंकी बनाने वाले प्लान का सच क्या है, कितना सच्चा है ये प्लान जिसकी चर्चा हो रही है, जरा इसकी भी बात होगी। इसके अलावा केजरीवाल के सामने नव भारत का माइक पहुंचा तो क्या हुआ, आज आपको वो भी बताऊंगा। केजरीवाल का शीश महल क्या टूटेगा और पैसा चंदा देने वालों में बटेगा, ये सवाल कहां से आ रहा है, आज आपको वो बातें सुनाऊंगा जो आपको पता बताएंगी कि ऑपरेशन शीश महल देखने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ गई। अतीक मर्डर से भी भयानक टिल्लू मर्डर कांड की इनसाइड स्टोरी आपको सुनाऊंगा। गैंग वॉर का वो चैप्टर जो आपको हिलाकर रख देगा। शाइस्ता के नाम पर धमकाने वाली जाहिदा बेगम कौन है, आज उससे भी मिलवाऊंगा। और आखिर में चमत्कारी कार, वो कार जिसके आने के बाद अब कार चलाना बच्चों का खेल हो जाएगा। वो कार भी आपको दिखाऊंगा जिसके टायर जिंदगी में कभी पंचर ही नहीं होंगे। ऐसी टायर वाली कार भी आने वाली है। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। यह बैठक के होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि कश्मीर अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब दोनों देशों के बीच सिर्फ पीओके मुद्दा है और पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही पड़ेगा। इससे पहले एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक में पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकवाद पर भी खरी खरी सुनाई। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनसीपी के अध्यक्ष पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसको वापस लेने की घोषणा कर दी। शरद पवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर वो इस्तीफा वापस ले रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार मौजूद नहीं थे। शरद पवार ने 2 मई को अचानक अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ के बाद राजौरी में इंटरनेट सर्विस फिलहाल रोक दी गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। पुलिस के मुताबिक 2 परिवारों के बीच 2013 से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बहस हुई और उसके बाद परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के लोगों पर गोलियां बरसा दी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के एक सांसद ने रूस के प्रतिनिधि को घूंसा मार दिया। यह घटना तुर्की की राजधानी अंकारा में हुई। ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक के बाद फोटो सेरेमनी चल रही थी। इस दौरान यूक्रेन के सांसद अपने देश का झंडा लेकर खड़े थे। तभी रूसी डिप्लोमेट ने उसके हाथ से झंडा छीनकर फेंक दिया, आगे बढ़ गया। यूक्रेन के सांसद को गुस्सा आ गया, उसने रूसी डिप्लोमेट को घूंसा दे दिया। फिर दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई। लोगों ने उसको छुड़ाया। फिर दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको पीएम मोदी की वो चेतावनी दिखाऊंगा जिसे अगर नहीं सुना तो देश खोखला हो जाएगा। आज इस चेतावनी को देश को जरूर सुनना चाहिए और उसकी डिटेल मैं बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि फिल्म केरल स्टोरी के विरोधियों की आज कोर्ट में कैसे क्लास लगी और धर्म बदलकर आईएसआईएस का आतंकी बनाने वाला प्लान कितना सच्चा है। एक फिल्म आ रही है जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी।
उस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। और हमने उस दिन कहा था कि इसको लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, जिस तरह से इसको रोकने का प्रयास हो रहा है, वो कमोवेश वैसा ही दिखता है जैसे हमने कश्मीर फाइल्स के तरफ के वक्त देखा था। तो इसको हमने कहा था कि ये कश्मीर फाइल 2 लग रही है। आज ही ये फिल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म को रोकने के लिए आखिरी वक्त तक, मतलब फिल्म रिलीज होने वाली है और आखिरी वक्त तक पूरा जोर लगाया गया। जोर लगाने वालों का जोर कैसे कोर्ट ने निकाल दिया, आज आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन फिल्म के विरोधियों का हर एजेंडा कैसे फेल हुआ, आज आपको जानना चाहिए। द केरला स्टोरी की इतनी चर्चा हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक चुनाव में इसकी बात कर दी। आमतौर पर पीएम मोदी फिल्मों की बात करते नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ इस फिल्म का जिक्र किया, बल्कि इस फिल्म में आतंकवाद के जिस नए रूप को दिखाया गया उसकी बात करके बड़ी चेतावनी देश को दे दी। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गंभीर बात कही है। पहले इसको सुनिए, फिर आगे की बातें बताऊंगा। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। चुनाव कर्नाटक में फिल्म केरल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर रखा है। वो कह रहे भाई बंदूक चलता है, सबको सुनाई देता है, बम फूटता है आतंकवाद के नाम पर, सबको सुनाई देता है, लेकिन समाज को जैसे साइलेंटली खोखला किया जाता है, उसका एक स्वरूप, उस आतंकवाद का एक स्वरूप फिल्म केरला स्टोरी में भी देखने को मिलेगा। पीएम मोदी को फिल्म केरला स्टोरी की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोग केरल स्टोरी के सच को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो इतने गंभीर विषय को सीधा प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दे रहे, और सिर्फ खारिज ही नहीं कर रहे, वो ये चाह रहे हैं कि इसको लोग देखें भी नहीं, इस पर चर्चा भी ना हो। वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे देश में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, जबकि सच ये है कि केरल में लव जिहाद हो या फिर आईसिस के केरल मॉड्यूल की बात हो, जिसमें लोगों को आतंकी बनाकर आईसिस के लिए लड़ने भेजे जाने की बातें हो, ये सब बातें पिछले 1 दशक से चर्चा में आती रही हैं। फिल्म में भी इसी आधार पर हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी दिखाई गई।
जिन लड़कियों को पहले कहा गया है इस फिल्म में कि ट्रैप किया जाता है और शादी करके धर्म बदला जाता है और फिर इन्हें सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जैसी जगहों पर आईसिस जैसे आतंकी संगठनों का आतंकी बनाकर केरल से भेजा जाता है। लेकिन कुछ लोगों को केरल स्टोरी की ये कहानियां बहुत चुभ रही, इसलिए वो इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए आखिरी वक्त तक जोर लगाते रहे। पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं रोक लगेगी। ऐसे लगाने लगे रोक जिसमें सर्टिफिकेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो फिर तो सब उठ के सुप्रीम कोर्ट आने लगे। तो हाईकोर्ट जाइए। फिर ये लोग हाईकोर्ट गए, केरल हाईकोर्ट गए आज, जहां इनकी सुनवाई हुई। सोचिए, इधर फिल्म रिलीज हो रही है, उधर सुनवाई चल रही है। जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट में क्या हुआ आज आपको जानना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि क्यों इस फिल्म को लेकर जो लोग रोकने पर इस फिल्म को न देखा जा सके इस पर जोर लगा रहे थे, उनके तर्क क्या थे और कैसे हाईकोर्ट में उनके तर्क की हवा निकल गई। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, अब केरल हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बीच में फिल्म का टीजर भी देखा और टीजर देखकर याचिकाकर्ताओं से यह पूछ लिया, कोर्ट ने पूछा कि भाई फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको इस्लाम के खिलाफ लग रहा है। फिल्म में किसी धर्म के खिलाफ कोई आरोप तो है नहीं, सिर्फ आईसिस जैसे संगठन के खिलाफ आरोप है। कोर्ट कह रहा है भाई इसमें धर्म का नाम ही नहीं है, ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लग रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेलर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें इस ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी कोई चीज होती है बॉस, इनके पास आर्टिस्टिक फ्रीडम है, हमें उसको भी बैलेंस करना होगा ना। और जो लोग फिल्म को रोकना चाह रहे हैं ये वही लोग हैं जो 2014 के बाद से सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है। वो एक फिल्म तक रिलीज नहीं होने देना चाह रहे। यानी केरल हाईकोर्ट ने उस एजेंडे की हवा निकाल दी जिसमें फिल्म को आतंकवाद विरोधी ना बताकर एक समुदाय विरोधी बताया जा रहा था। कोर्ट ने साफ कर दिया भाई ये कोई समुदाय के विरोध में नहीं है, ये आतंकवाद के विरोध में। अच्छा, और डिटेलिंग सुनिए कि कैसे इन लोगों के तर्कों की धज्जियां उड़ी कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने प्रोमो देखा, फिल्म का टीजर देखा और दो अहम बातें कही कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यह कि किसी फिल्म पर सिर्फ इस आधार पर तो बैन नहीं लगा सकते कि किसी धर्मगुरु को बैड लाइट में दिखाया गया, मतलब गलत तरीके से दिखाया गया है, इसके लिए फिल्म बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। दूसरी बड़ी बात कोर्ट ने यह कही कि लंबे समय से हिंदी और मलयालम दोनों में ऐसी कई फिल्में बनती रही हैं जिनमें किसी धर्मगुरु को विलेन की तरह दिखाया गया है, तब किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत नहीं हुई थी। अब ये जो है वो किसी धर्म के खिलाफ हो गया क्या? इस फिल्म से लव जिहाद पर भी नई बहस शुरू हुई। केरल में लव जिहाद को लेकर बहुत अरसे से बहस होती रही है। आज जब कोर्ट में लव जिहाद की बात आई तो फिल्म को बैन करने की मांग करने वाले पक्ष ने बड़ी दिलचस्प दलील दी, जिसका कोर्ट ने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। मतलब जैसा वो दलील दे रहे थे उसी तरह का जवाब कोर्ट ने दिया। फिल्म पर बैन की मांग करने वाले पक्ष ने कोर्ट से कहा कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। सुन रहे हैं, लव जिहाद होता ही नहीं है, जांच से साबित हो चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि होते तो भूत प्रेत भी नहीं है भाई, लेकिन उस पर भी तो फिल्में बनती हैं। तो इतना सा मुंह रह गया जो इनका जो आरोप लगा रहे थे कि भाई फिल्म ये है, भाई वो कह रहे लव जिहाद नहीं होता। जज ने कहा कि भाई होता तो भूत भी नहीं है, प्रेत भी नहीं है, नहीं मानते हो? हॉरर फिल्म देखने जाते हो ना, उस पर बैन लगवा देते हो क्या? जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता है। इसके बाद फिल्म को रोकने की मांग करने वाले पक्ष ने नई दलील जेब से निकाली, मतलब तर्क दिया। कहा गया कि फिल्म में दावा किया जा रहा है कि वो सच्ची घटना पर आधारित है और इसी बात पर आपत्ति है, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म, अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट में तो आईसिस को आना चाहिए, आतंकी संगठन आईएसआईएस को आना चाहिए और एतराज करना चाहिए। अगर इन बातों से किसी को परेशानी होनी चाहिए वो तो आईएसआईएस आतंकी संगठन को होनी चाहिए ना भाई। आरोप तो उस पर लग रहा है कि धर्म परिवर्तन करवा के आईसिस में शामिल किया जा रहा है, तो दिक्कत तो आईसिस को ना होनी चाहिए। जज साहब कह रहे हैं तुम क्यों आए हो, आईसिस के वकील हो क्या? तो वो वाला भी तर्क नहीं चला। फिर सुनवाई में फिल्म के डिस्क्लेमर को लेकर बहस हुई। वो शुरू में नहीं आता डिस्क्लेमर, ये फिल्म
काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो उस पर बहस हुई। फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है और ये कहा है कि फिल्म की कहानी काल्पनिक है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस पर कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं से कहा कि क्लियर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है जी। कोर्ट ने डिस्क्लेमर पढ़ के भी सुना दिया कि देखो ये लिखा हुआ है, शुरू में आ जाएगा। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि जब एनआईए और राज्य पुलिस कह चुकी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर कैसे फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिल्म बनाने वालों का कहना है कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन वो सच्ची घटनाएं क्या हैं ये तो नहीं बताया। भाई फिल्म में कोई घटना हो सकता है जो सच्ची हो, पूरी फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है या प्रेरित है ये तो नहीं कह रहे। वो कह रहे सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कौन सी घटना सच्ची है ये तो नहीं बताया है, तो आप कैसे मान रहे हो कि क्या है। और ये आर्टिस्टिक फ्रीडम है, कोर्ट ने कह दिया। तो ये वाला तर्क भी फुस, खत्म, हवा निकल गई। सुनवाई में एक दलील यह दी गई कि इस फिल्म को नहीं रोका गया तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ये कोर्ट के अंदर कह दिया। और कहे ये लोग कौन रहे, ये लोग बड़े बड़े वकील है भाई। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि फिल्म को दिखाने से गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, पूरे एक समुदाय को विलेन बताया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेलर में ऐसा क्या है जिससे एक समुदाय खलनायक बन जाएगा जी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म में किसी समुदाय के खिलाफ कुछ है ही नहीं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखा है और बोर्ड ने यह पाया कि फिल्म पब्लिक को दिखाई जा सकती है। इस सुनवाई के दौरान धर्म की बात बार बार लाई गई। एक धर्म की भावनाएं आहत हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, वगैरह वगैरह। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक धर्म और समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जिससे समाज में तनाव आ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले भी कई बार फिल्मों में हिंदू पुजारी और क्रिश्चियन पादरी का जिक्र होता है कि नहीं हुआ है। हिंदू पुजारी और क्रिश्चियन पादरी को लेकर भी कई इस तरह की फिल्में बनी हैं। आप सब उसे फिक्शन की तरह देखते हैं, तो इस फिल्म से समाज में तनाव कैसे आ जाएगा बॉस। हाईकोर्ट ने कहा कि इस सच्चाई में जाने की जरूरत नहीं है कि यह फिल्म एक फिक्शन है या नहीं है। अगर फिल्म में किसी धर्म के प्रमुख को गलत किरदार के रूप में दिखाया जाता है तो यह किसी फिल्म को बैन कर देने का आधार नहीं हो सकता ना। हाईकोर्ट ने कहा कि एक ऐसी फिल्म भी थी जिसमें पुजारी मूर्ति पर थूक देता है, उस फिल्म से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको तो अवार्ड भी मिल गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें हिंदू सन्यासी को स्मगलर दिखाया गया है, उस पर तो कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। हिंदू सन्यासी को दिखा दीजिए तो ठीक है, हिंदू पुजारी कुछ कर दे तो ठीक है, दूसरे किसी धर्म का दिखा दीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाएगा, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। यानी कुल मिलाकर केरल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि यह फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह फिल्म केरल के खिलाफ भी नहीं है। फिल्म से अगर किसी को दिक्कत होनी चाहिए तो वो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को होनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि केरल को आईसिस का हब बताकर केरल को बदनाम किया जा रहा है, वो सच को छुपा रहे हैं। क्योंकि केरल से आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जाने वालों के कई मामलों की जांच एनआईए कर चुकी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। केरल के आईसिस मॉड्यूल पर एनआईए फरवरी 2022 में चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है, जिसमें 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और इसमें कई महिलाएं भी हैं। एनआईए ने चार्जशीट में बताया कि केरल में आईसिस मॉड्यूल के लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को कट्टर बनाने, ट्रेनिंग देने, भर्ती करने और टेरर फंडिंग में जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि बंदूक की आवाज और जो बम फटता है उसकी आवाज ही टेररिज्म नहीं होता, ये जो चुपचाप काम चलता है अंदर अंदर टेररिस्ट बनाने का, ये समाज को खोखला करता है। और ये एनआईए की चार्जशीट में है कि भाई ट्रेनिंग दी जा रही है, भर्ती की जा रही है, टेरर फंडिंग में लोग जुटे हुए हैं। लोगों को कट्टर बनाकर, ट्रेनिंग देकर और आईसिस में भर्ती करके जिहाद के नाम पर उन जगहों पर भेजा जाता था जहां आईसिस पहले से एक्टिव है। यानी केरल का जो सच एक फिल्म के जरिए दिखाया जा रहा है वो सिर्फ कही सुनी बात नहीं है बॉस, ना ही इसे प्रोपेगेंडा मानकर पूरी तरह से खारिज किया जा सकता। ठीक है, कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, 300 के साथ हुआ, 400 के साथ हुआ, वो अलग मैटर है। लेकिन वो आंकड़ा जो है वो आपको सही ना लगे या सही हो या ना हो, इसको लेकर बहस हो, इसका मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं
यह भी नहीं। जहां तक आईएसआईएस की बात है तो यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि आईएसआईएस की हमेशा भारत पर नजर रही है। आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उसका प्लान खरसान कैलिफेट बनाने का रहा है और इस खरसान कैलिफेट को आईएसआईएस भारत तक फैलाने के प्लान में बहुत पहले से काम कर रहा, आज से नहीं कर रहा। भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पहली बार 2013 में भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए, जब सीरिया में इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि आईएसआईएस के लिए सीरिया और इराक में लड़ने वाले आतंकियों में कुछ भारतीय भी शामिल हैं। करीब 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को जांच एजेंसियों ने पकड़ा जो सीरिया और इराक से आईएसआईएस के लिए लड़कर लौटे या फिर आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से कई आरोपी ऐसे थे जो आईएसआईएस के बहकावे में आकर भारत में ही आतंकवादी हमला करने की भी तैयारी कर रहे थे। 2019 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में बताया कि अब तक आईएसआईएस के लिए काम करने वाले 155 संदिग्ध आतंकवादियों को देश भर में पकड़ा गया। तो ये कह देना कि जैसे कोई आईएसआईएस में जा ही ना रहा हो, कोई ऐसा मॉड्यूल चल ही ना रहा हो, कोई प्रयास हो ही ना रहा हो, यह सच से मुंह मोड़ने जैसा और सच पर चर्चा होने से रोकने जैसा है। अमेरिका का विदेश मंत्रालय हर साल दुनिया भर में आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी करता है। साल 2020 में अमेरिका ने भारत में फैले आतंकवाद पर रिपोर्ट जारी की। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में क्या कहा था आपको पता है? अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की थी, यह अमेरिका की रिपोर्ट है, यूएस की रिपोर्ट आतंकवाद पर, टेररिज्म पर। और यह रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2020 तक, यानी इस वक्त तक जो आईएसआईएस की तरफ से लड़ने वाले आतंकी हैं, उसमें 66 जो हैं वो भारतीय हैं। 66 लोग भारतीय मूल के थे, 66। और कहा जा रहा है कि चर्चा ही ना हो। कई थिंक टैंक ने भी भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों पर जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक आईएसआईएस की भर्तियां जो है ज्यादातर वो कहां होती हैं? केरल में होती हैं ज्यादातर भर्तियां, केरल से होती है। टोटल केस जो सामने आए जहां भर्तियां हुई 200, उसमें से केरल में 40 केस केरल में थे, यानी 20% केसेस केरल के निकले। केरल से आईएसआईएस में भर्ती होने वाले ज्यादातर लोग वो होते हैं जो गल्फ कंट्री में काम कर रहे होते हैं, और ऐसे लोग जब भारत लौटते हैं तो आईएसआईएस का लिंक उनके साथ पहले से जुड़ा हुआ होता है। ये सारी बातें सामने होने के बावजूद अगर कोई कहे कि आप आंख मूंद लीजिए, उस पर चर्चा ना होने दीजिए, इससे कोई धर्म विशेष पर खतरा हो जाएगा। कैसे धर्म पे खतरा हो जाएगा भाई? जो लोग आतंकी बना रहे हैं वो तो धर्म को ही हथियार बना रहे हैं, और वो नेक्सस तो तभी टूटेगा ना जब लोगों की आंखों के सामने सच आएगा, उनको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी हो रही, तभी तो लोग बचेंगे। और जहां तक लव जिहाद की बात है, तो केरल में लव जिहाद को लेकर बहस आज की नहीं है, यह बहुत पुरानी बहस है। 2009 में केरल के एक अखबार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से फ्रंट पेज हेडलाइन छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। इसे तब रोमियो जिहाद कहा गया था। 2009 में केरल में 2 हिंदू लड़कियों का केस आया था जो एमबीए की स्टूडेंट थी और मुस्लिम युवकों के साथ गायब हो गई थी। इन लड़कियों का केस हाईकोर्ट गया, फिर केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद की जांच का ऑर्डर दे दिया। इस पर तब केरल के डीजीपी ने जांच की और रिपोर्ट में कहा कि लव जिहाद का कोई सबूत नहीं है, इंटरफेथ मैरिज को लव जिहाद के सबूत के तौर पर नहीं बता सकते। लेकिन इससे केरल में लव जिहाद पर बहस रुकी नहीं। केरल के हिंदू संगठन और केरल के कैथोलिक चर्च लगातार यह मांग करते रहे कि पूरी जांच करके लव जिहाद की सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए।
इसे सिर्फ इंटरफेथ मैरिज ना कहा जाए, क्योंकि लव जिहाद को सिरे से खारिज करने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। 2019 में केरल के माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की और कहा कि केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में 2005 से 2012 के बीच लव जिहाद के 4000 केस की बात की। इसकी एनआईए जांच हो। केरल से आईएसआईएस के हमदर्द निकल रहे थे, केरल में लव जिहाद की बात हो रही थी, और यह सब किसके राज में हो रहा था? या तो कांग्रेस के राज में या फिर कम्युनिस्टों के राज में, लेफ्ट के राज में, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों का केरल में बारी बारी से सत्ता में दखल रहता है। इन्हीं दोनों की सरकार बनती है, एक बार इनकी एक बार उनकी। केरल में 1996 से 2001 तक सीपीएम की सरकार रही, फिर 2001 से 2006 तक कांग्रेस, 2006 से 2011 तक सीपीएम की सरकार फिर आ गई, फिर 2011 से 2016 तक कांग्रेस रही, 2016 से अब तक लेफ्ट की सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर बात हवा में उड़ा देने वाली नहीं होती। हवा में आज वो दलीलें उड़ गई जो कोर्ट में रखी गई थी। कोर्ट ने तर्क दिए, कोर्ट ने केरला स्टोरी को रोकने की याचिका खारिज कर दी, केरला स्टोरी रिलीज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो संकट दिखाया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देश उसको देखेगा और उस पर क्या राय बनाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चीज देश ने देख ली नव भारत की वजह से, वो है केजरीवाल का शीश महल। शीश महल के अंदर की तस्वीरें तो टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखा दी, लेकिन जब इसे लेकर केजरीवाल के सामने नव भारत का माइक लगा तो क्या हुआ, आज आपको यह भी बताऊं। और यह भी सवाल होगा कि क्या केजरीवाल का शीश महल टूटेगा और पैसा चंदा देने वालों में बटेगा। बीते 24 घंटे से पूरे देश में केजरीवाल के शीश महल के अंदर की उन तस्वीरों की चर्चा हो रही है, जो तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत निकालकर लाया। हमने ही केजरीवाल के शीश महल का खुलासा किया था, हमने ही केजरीवाल के शीश महल के अंदर की रियल तस्वीरें और वीडियो पूरे देश को दिखाया, हमने ही केजरीवाल के शीश महल का सैटेलाइट इमेज दिखाया। कैसे नियमों की धज्जियां उड़ने का प्रश्न है वो आपके सामने रखा। कभी केजरीवाल के पर्दों की चर्चा हुई, कभी केजरीवाल के 4 लाख के कमोड की चर्चा हुई, उनके बाथरूम में लगे हुए कमोड की, कभी 3.5 करोड़ के मार्बल की चर्चा हुई, कभी केजरीवाल गार्डन की चर्चा हुई, और अब केजरीवाल जी के शीश महल में लगे ऑटोमेटिक दरवाजों की चर्चा है। देश भर में लोग चर्चा कर रहे हैं। जरा वो 2 विंडो डालिए, ये देखिए, ऐसा लगता है उनके घर में हर जगह ऑटोमेटिक दरवाजे ही लगे हैं। किचन वाला तो आपको दिखाया ही था, ये दरवाजा भी देखिए, यहां भी एक छोटा सा दरवाजा है जो किसी कमरे में जा रहा है, उसमें भी आने जाने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो जाइए सेंसर से खुल जाता है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद देश हैरान है कि जरा सा हाथ लगा देने से क्या ही बिगड़ जाता सर जी का। हालांकि केजरीवाल जी से न कल से जवाब देते बन, कल से क्या, वो तो हफ्ते भर 10 दिन से जवाब नहीं दे पा रहे, ना ही आज उनसे जवाब देते बन रहा है। लेकिन जनता को तो जवाब देना होगा सर, क्योंकि केजरीवाल का शीश महल देखकर लोग हैरान हैं। कोई शीश महल के ऑटोमेटिक दरवाजे की चर्चा कर रहा है, अब कल से सनरूफ की भी बात हो रही है, कोई शीश महल के बड़े लॉन की चर्चा कर रहा है। अलग अलग चर्चा जो है वो हर जगह हो रही है। कई लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि केजरीवाल भले ही अपना शीश महल दिखाने के लिए एंट्री टिकट लगा दें, लेकिन एक बार शीश महल को जनता के लिए खोल दें, जिससे जनता भी देख सके कि जिस साफ सुथरी राजनीति, जिस नो बंगला, नो गाड़ी, नो वीआईपी कल्चर वाली राजनीति के लिए उन्होंने लाखों का चंदा दिया था। भाई लोगों ने चंदा दिया था, केजरीवाल जी चंदा मांगते थे, कहते थे सब्जी वाले से लेकर अब बड़े आदमी सबसे चंदा लो, बोलो कि हम लोग तो आम आदमी है भाई, आपके पैसे से ही पार्टी चलेगी। लोग कह रहे हैं कि वो चंदा जो दिया था वो वापस करो भाई, ये क्या करा, इसके लिए दिया था चंदा क्या? उस राजनीति को कैसे इस तरह का शीश महल बनवाने से कोई हिचक नहीं हुई अरविंद केजरीवाल को, ये बंगले की तस्वीरें बता रहे। लेकिन केजरीवाल अभी तक चुप। वो आज पंजाब में थे, लेकिन वहां भी शीश महल पर बोलने की बात तो दूर, केजरीवाल के कार्यक्रम में हमारे चैनल तक को जाने नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल का आज लुधियाना में एक कार्यक्रम था।
लुधियाना में जिस जगह पर केजरीवाल जी का कार्यक्रम था, उस जगह पर तो टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स की एंट्री पर भी अघोषित बैन लगा दिया गया। सड़कों पर ऐसी घेराबंदी कर दी गई कि हमारे रिपोर्टर्स केजरीवाल जी के काफिले तक भी ना पहुंच पाए। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पर लगातार नजर रखी जा रही थी। लुधियाना से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी मिल सकता है। पहले तो जो पास गया था, आपने देखा था जंतर मंतर पर, उसकी क्या ठुकाई कर दी थी इनके बाउंसर ने, हमारे रिपोर्टर की। अब इस बार तो उनके पास भी नहीं जाने दिया गया। हमारे रिपोर्टर की सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच चुके हैं। आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच चुके हैं। राघव चड्ढा उनके साथ मौजूद हैं दूसरी गाड़ी में। यहां पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और हमने सुबह भी कोशिश की गई थी। मैं तो सड़क पे किनारे खड़ा हूँ। और सर मैं तो सड़क पे ही खड़ा हूँ। पीछे हो जाइए सर, मैं तो आगे मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो टाइम्स नाउ भारत है उसको रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके नज़दीक भी यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि हम कोई सवाल ना पूछ सकें। आप सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त लुधियाना से दिखा रहे हैं। और अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं तो बार बार यही कहा जा रहा है कि आप पीछे जाइए। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, इसके अलावा ना कोई सुरक्षा के साथ किसी की खिलवाड़ कर रहे हैं, ना कोई सुरक्षा मसीद लगा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार टाइम्स नाउ भारत को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी वहां आगे से गुजर रही है तो 1 इंच हमारे रिपोर्टर को पैर नहीं आगे बढ़ाने दे रहे। इतना डर कि पास पहुंच जाएगा, क्या सवाल पूछ लेगा। अरे सवाल तो वही पूछेंगे जो पब्लिक पूछ रही है। लेकिन जिनको ये तस्वीरें देखकर लगा कि अति हो गई, अभी आपको बड़ी ब्रेकिंग बताता हूं। पंजाब के लुधियाना से ब्रेकिंग आ रही है। ऑपरेशन शीश महल दिखाने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से जवाब मांग रहे हैं। उनका रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले में, उसके लिए जवाब मांग रहे हैं। आज टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर, जो केजरीवाल जी का इवेंट कवर करने दिल्ली से लुधियाना आ गई थी, उन्हें पिछले 6 घंटे से भावना को एक तरह से बंधक बनाकर रखे जाने की खबर है। पिछले 6 घंटे से भावना से लगातार बात करने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन भावना के फोन पर पूरा रिंग हो रहा है, फोन कोई उठा नहीं रहा है। भावना कहां है, किस हाल में, उसके बारे में न तो उनके परिवार को बताया गया है, ना टाइम्स नाउ न भारत को कोई सूचना दी गई है। हमारे सहयोगी मनोज, जिनको अभी आप देख रहे थे, वो वहां पर मौजूद थे। मनोज, जरा बताइए भावना के साथ क्या हुआ है। देखिए, करीब 4 बजे के बाद की बात है, 4:15 के आसपास की। हम लोग वहां पर कवर कर रहे थे और जैसे ही अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे उसके बाद वो अंदर चले गए और उसके बाद हम लोग भी वहां से पीछे हट गए और अपनी वहां से गाड़ी में बैठकर रवाना होने लगे। लेकिन इसी बीच जो भावना किशोर की गाड़ी थी, उससे एक ई रिक्शा की हल्की सी वहां पर वो टच हुई और उसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और बस इतनी सी बात पर उसके बाद भावना को वहां से पुलिस लेकर गई। जो जानकारी हमारी की थाना डिवीजन नंबर 3 जो है लुधियाना का, वहां पे भावना को ले जाया गया था। उसके बाद से कोई संपर्क अभी तक भावना से हमारा नहीं हो पाया। हमने कई बार तो यानी आप मनोज ये कह रहे हैं कि आखिरी बार जो जानकारी है वो ये कि पुलिस भावना को लेकर गई थी। जी, बिल्कुल। जो लुधियाना पुलिस है वो भावना को लेकर गई थी और बाकायदा जो हमारी गाड़ी है, जो भावना जिस गाड़ी। मनोज, मैं आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। ये आज दोपहर की तस्वीर है जब भावना, हमारी रिपोर्टर, जिस गाड़ी से लुधियाना पहुंची थी उससे एक बैटरी रिक्शा की छोटी सी टक्कर हो गई। उसके बाद ऐसा लगा मानो पंजाब पुलिस की टीम इंतजार ही कर रही थी। तुरंत मौके पर भारी संख्या में पुलिस वाले आ गए और भावना की गाड़ी में एक इंस्पेक्टर बैठ गया, उन्हें थाने ले जाया गया। लेकिन क्यों, कहां, इस बात की अभी तक कोई विधिवत सूचना नहीं दी गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भावना किशोर को पंजाब पुलिस ने कहां रखा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए। पाजी कित्थे लेके चल रहे हो? पाजी क्यों लेके कित्थे चल रहे हो? आप तस्वीर देखिए, एक महिला रिपोर्टर को गाड़ी में बैठकर ले जाया जा रहा है। एक तो महिला पुलिस नहीं बैठकर साथ में जा रही,
पुरुष पुलिस वाला साथ में बैठकर जा रहा है और जब पूछा जाता है कि कहां लेकर जा रहे हो, ये तो बता दो जरा। आप देखिए, जिससे कहा जा रहा है कि भाई टक्कर हो गई, ये ऑटो क्या कुछ हिल गया है, कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कैसे वह पुलिस वाला अंदर बैठता है और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कहां लेके जा रहे हो। आप देखिए वो क्या कहता है, एक बार पूरा वीडियो दिखाइए। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आखिरी तस्वीर है जब हमने भावना को देखा था। पुलिस जो है वो कहा गया कि भावना को लेके जा रही है, क्यों लेके जा रही है कुछ बता नहीं रही। आप देखिए अंदर भावना बैठी हुई है, पुलिस वाले से पूछा जा रहा है कहां लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, कुछ नहीं, गाड़ी बस बोला गया कि लेके जाइए और उसके बाद से भावना से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। लगातार हम लोग फोन कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी जी जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस वाला पुलिस वाला बैठकर महिला रिपोर्टर के साथ जा रहा है, कहां ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, कुछ नहीं बता रहा। क्या ये इल्लीगल है, नहीं है, क्या है ये? देखिए, शाम को 6 बजे के बाद किसी भी महिला को एक तो थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता, थाने में रखा नहीं जा सकता है, और जब तक महिला कर्मी नहीं हो तब तक कितनी भी संदिग्ध अपराधी हो उसको किसी भी उसमें डिटेन नहीं किया जा सकता है। ये डीके बसु के केस में सुशांत जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पहला। दूसरा, किसी भी जर्नलिस्ट को, एक जर्नलिस्ट 24/7 एक जर्नलिस्ट होता है, उसके साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, और जो चौथा स्तंभ है उसको प्रश्न पूछने का, वो हमेशा अवेलेबल है। उसको पुलिस डिटेन नहीं कर सकती। और रमेश थापर के केस में और तमाम मेनका गांधी के केस में और तमाम ऐसे केसेस में ये सेटल किया है इसी देश की उच्चतम न्यायालय ने। तो अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई टक्कर भी हो जाए, मान लीजिए जो कि कोई बहुत बड़ी टक्कर ऐसी हो गई हो, वो तस्वीरों में भी नहीं दिख रही, वो जो बैटरी रिक्शा है वो भी सही सलामत दिख रहा है, आप कह रहे हैं उसमें जो पैसेंजर है उसको आप डिटेन नहीं कर सकते, और महिला है तो उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा? डिटेन करने का एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी महिला कर्मी, पुलिस कर्मी ही आ करके वहां पर उसको डिटेन करेगी। किसी भी पुलिस कर्मी जो पुरुष है उसके साथ उस महिला अपराधी को नहीं बिठाया जा सकता। वहां पर यह इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद हो, तभी ऐसी परिस्थितियों में वो डिटेन कर सकते हैं। सेक्शन 49 जो इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रिवेंट करने का ऑफिस का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, अदरवाइज तो किसी महिला को तो इस तरह से वो किया ही नहीं जा सकता है। तो बड़ी बात अश्विनी दुबे एडवोकेट बता रहे हैं कि महिला को अगर आप लेकर भी जा रहे हैं तो महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सहयोगी भावना जो अरविंद केजरीवाल जी से शीश महल पर सवाल पूछने गई थी पंजाब, उनको एक मामूली सी टक्कर के मामले में जो है किस तरह से पुलिस लेकर गई, पुरुष पुलिसकर्मी बैठा हुआ वो दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कह रहे हैं कि वहां महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर लेकर भी गए तो भी कानून साफ साफ कहता है कि आप शाम के बाद किसी भी महिला को थाने में नहीं बिठाकर रख सकते। तो फिर भावना कहां है, कहां रखा गया उसको, उसके बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा? क्या ये पत्रकारों पर प्रेशर और दबाव बनाने का तरीका है? हमने पहले देखा था किस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर्स के साथ धक्का मुक्की हुई थी। फिर जंतर मंतर पर जब हमने सवाल पूछने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल से, तो हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट हुई, और वहां पर भी कुछ महिलाओं ने यह आरोप लगाने का प्रयास किया था आम आदमी पार्टी की कि भाई यहां पर छेड़खानी हो रही है। अब रिपोर्टर का यही काम बचा है, वो इतना दौड़ा धूपी करता है, वहां जाकर छेड़खानी करेगा। जब सबूत मांगे गए तो वो कोई सबूत नहीं दे पाई। और अब आज ये देखिए किस तरह से वहां पर हमारी सहयोगी भावना किशोर जो कि वहां पर गाड़ी में बैठी हुई हैं, एक पुरुष पुलिसकर्मी जो है वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। पूछ रहे हैं हम लोग कहां लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बताता, और गाड़ी जो है वो पुलिस लेकर चली जाती है।
भावना से बीते 6 घंटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। और भावना लुधियाना गई थी अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछने के लिए कि शीश महल पर जो खुलासे हो रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। अनुज, प्रेरित और गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, जरा ये बताइए कि मुख्यमंत्री क्या वापस दिल्ली आ चुके हैं, और ये जो हो रहा है जिस तरीके से आप लोगों ने जब से ये रिपोर्टिंग की है, कवरेज की है, क्या ये साफ दिखता है कि सवालों से बचने के लिए रिपोर्टर्स पर दबाव बनाया जा रहा है, चाहे उसके लिए मारपीट हो, धक्का मुक्की हो, या अब ये नई तस्वीर? अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से हमारी सहयोगी भावना को जो है 6 घंटे से उन्होंने बंधक बना करके रखा हुआ। देखिए, जब से पहले दिन से जब ऑपरेशन शीश महल चलाया गया तो उसके बाद से ही लगातार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो या उनके कार्यकर्ता हो, वो हमारे लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जब उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर के बाहर जब प्रदर्शन करने के लिए भाजपा के लोग पहुंचे, उस वक्त जब हमारे सहयोगी वहां पर जो है कवर करने पहुंचे हुए थे, उस वक्त भी उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि चाहे जंतर मंतर की बात हो, चाहे जिस तरीके से लुधियाना में हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि जो है हमारे ऊपर, ताकि जो है हम ऑपरेशन शीश महल न दिखाए। क्योंकि शायद यही वजह है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी भावना को जो है लगभग पिछले 6 घंटे से उन्होंने बंधक बना करके रखा हुआ है, क्योंकि हम लगातार ऑपरेशन शीश महल पे लोगों को यह सच्चाई दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो करोड़ों रुपए अपने घर के इंटीरियर डिजाइनिंग में लगाते हैं। यानी कि जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर जो है लोगों को दिखा रहे। हम ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सवाल पूछने गई थी भावना, तो उसको थाने में एक तरीके से बंधक बना के रख लिया जाएगा, और महिला रिपोर्टर है 6 घंटे से कहां है, उसके परिवार वालों को भी चिंता हो रही है, ये बताया नहीं जाएगा क्या? और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भी, ऐसा तो तस्वीरों में भी नहीं दिख रहा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन क्या जो नियम कायदे फॉलो किए जाने थे एक महिला रिपोर्टर के साथ वो किए गए, एक महिला के साथ जो होने चाहिए थे? अब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ रहा? अनुज, क्या आपने भी महसूस किया है कि शीश महल के से जुड़े हुए, ऑपरेशन शीश महल से जुड़े हुए सवाल जो हैं वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं क्या? निश्चित तौर पर सुशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मेरी शाम से ही भावना से, जब से मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, भावना संपर्क नहीं हो रहा है। उसके बाद पंजाब के आला अधिकारियों से मेरी लगातार बात हो रही थी, वो लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर पहले मेरी जो बात हुई उसमें ये कहा गया कि कोई टक्कर हो गई थी। सवाल ये उठता है कि अगर कोई टक्कर हो गई थी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें साफ तौर से ये दिख रहा है कि किस तरीके से एक मेल पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठता है और वो भावना को लेकर जाता है। अगर वो बैठ भी रहा है, हम पूछ रहे कहां लेके जा रहे हो, बताओगे ना भाई कहां लेके जा रहे हो, क्या हो गया ये तो बताओगे ना? कह रहा है ऐसे हाथ करके कह रहा है कि हम जा रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या? हमारे साथ आभा सिंह भी जुड़ गई हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हम लोग लगातार पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, किसी से बात हो नहीं पा रही है। आभा सिंह हमारे साथ एक्टिविस्ट और वकील जुड़ गई हैं। आभा जी, एक महिला रिपोर्टर के साथ जो ये होता दिख रहा है, क्या ये आपको ठीक लग रहा है? ये नियमों के मुताबिक है? बिल्कुल गलत है एक महिला रिपोर्टर को इस तरह से, वो भी रात में, जबकि कानून बड़ा साफ कहता है कि सूर्यास्त के बाद जो है किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कोई एफआईआर लिखी है? बिना एफआईआर के उसको अगर इन्होंने बंदी बना लिया है तो सरासर ये जो है पावर का दुरुपयोग है, कानून का दुरुपयोग है। और ये साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल खिसिया गए हैं। जैसे उन्होंने किसी जर्नलिस्ट को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया, 45 करोड़ टैक्स पेयर का उन्होंने अपनी अयाशी के लिए लगा दिया। और अगर जब आपकी टाइम्स नाउ की नवभारत की जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रही है तो उसको ये जो है इस तरह से वो लेके जा रहे हैं अननोन जगह, ये सरासर गलत है। आभा जी, एक बात और भी बताइए, एक तो नियमों की जो अनदेखी हुई है वो आप साफ साफ बता रही हैं, आप खुद वकील भी हैं। दूसरा, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए 1% भी कोई हल्की सी टक्कर भी हो गई थी तो आप ड्राइवर को लेकर जाएंगे कि गाड़ी में महिला बैठी है उसको भी उठाकर ले जाएंगे साथ में? देखिए, ये तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर टक्कर भी हुई है तो आप ड्राइवर के ऊपर केस बनता है, ना कि जो उसमें बैठे हुए हैं उनके ऊपर। तो ये
जो है ये सिर्फ दादागिरी कर रहे हैं, और ये पुलिस जो है, चूंकि इनकी सरकार है पंजाब में, तो इन्होंने इस तरह से उसको गलत ढंग से बंदी बना के ले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जो है लगता है सत्ता का जो है उनके ऊपर एक नशा चढ़ गया है, और पहले तो जो आदमी कहता था कि सिर्फ पैर फैलाने की जगह के उस पर जगह चाहिए, और आज वो 45 करोड़ रेनोवेशन पे लगा रहा है, और उनके अपने डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया जो है मतलब लिकर की दलाली में जेल में है। यही साफ दिखाता है कि कैसे पतन हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो एक एक्टिविस्ट और ईमानदार के नाम पे आई थी, वो हम सबको शर्मसार करती है। आभा सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। टाइम्स नाउ नव भारत का सीधा इतना सा प्रश्न है कि आप अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं देना चाहते हैं तो न दें, आपके बाउंसर मारपीट करें, आपके बाउंसर धक्का मुक्की करें, वो भी एक बार के लिए चलिए लोगों ने देख लिया, लेकिन एक महिला रिपोर्टर 6 घंटे से उसको पुलिस लेकर गई है, कहां बैठा कर रखा है थाने में, उससे संपर्क क्यों नहीं करने दिया जा रहा? क्या यह सिर्फ सवालों से बचने का तरीका भर है क्या? हमारे साथ पंजाब से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, गोविंदर मित्तल। मित्तल साहब, क्या आप बता सकते हैं, भावना हमारी रिपोर्टर कहां है, उसको पुलिस ने कहां रखा है? कहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं सर? किस कहाँ की? पंजाब की कर रहे हैं? पंजाब की कर रहा हूं सर। लुधियाना गई थी अरविंद केजरीवाल से ऑपरेशन शीश महल पर सवाल पूछने, पुलिस उनको लेकर गई, तस्वीरों में दिखता है पुरुष पुलिस वाला लेकर गया, सवाल पूछते रह गए, कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। 6 घंटे से भावना से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। देखिए, बात आप ऐसी सुनिए, पंजाब के अंदर एक लोगों की चुनी हुई सरकार चल रही है, कोई ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर महिला पत्रकार ने कोई ऐसी सर, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी को कोई 6 घंटे ले जाएगा, उससे संपर्क नहीं होगा, घबराए नहीं सर। अरे भाई, मेरी बात सुनिए पहले, इतना थोड़ा धीरे चलिए। अगर कोई कानून तोड़ेगा, अगर कोई गलती करेगा, तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपकी महिला पत्रकार ने कोई ऐसा काम किया है कि पुलिस को लगा कि ये कानून के दायरे में नहीं आता, तो कानून महिला पत्रकार के ऊपर भी लागू होगा। आपको तो कानून का पता होगा सर, अगर आप कानून सिखा रहे हैं। क्या अगर, एक मिनट सर, क्या अगर किसी गाड़ी की टक्कर हो जाए, 1 सेकंड के लिए भी कह रहा हूं, तो क्या अगर महिला रिपोर्टर उसमें पीछे बैठी है तो उसको पुरुष पुलिस वाला लेकर जाएगा क्या? ये आप अपनी जजमेंट दे रहे हो ना? नहीं, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप हमको कानून सिखा रहे हैं ना, मैं तो विजुअल दिखा रहा हूं जिसमें महिला पत्रकार के बगल में पुरुष पुलिस वाला बैठा है और उससे पूछ रहे कहां ले जा रहे हो तो नहीं बता रहा। क्या ये नियम है? क्या ये कानून है? देखिए, देश में कानून का राज चलता है। वही तो मैं भी आपको याद दिला रहा हूं सर कि देश में कानून का राज चलता है। अगर कुछ गलत हुआ, अगर आपकी महिला पत्रकार के साथ कुछ गलत आपको लग रहा होगा, तो यहाँ पे अदालतें भी हैं, आप चिंता मत। हम अदालत जाएं, हम अब महिला रिपोर्टर को छुड़ाने के लिए अदालत जाएं। मैं आपको बता, अरे पुलिस ने कहां रखा है सर, ये बताइए पहले। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ सर। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारी रिपोर्टर हैं, हमें उनकी चिंता है, उनके घर वालों को उनकी चिंता है। नहीं, आप बिल्कुल चिंता है। आम आदमी की सरकार पंजाब के अंदर चल रही है, कानून के हिसाब से चल रही है, आप धैर्य रखें थोड़ा। अरे धैर्य, कितना धैर्य रखें सर? रात हो गई है, रात के 9:30 बज गए, वो लड़की कहाँ है हमें पता नहीं, आप कह रहे धैर्य रखिए। भाई, कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, ये कानून है। क्या आप उठा के ले जाएंगे किसी को? कानून सबके लिए बराबर, ये कानून है आपका। आप बताइए कौन सा कानून कहता है आप महिला को अंधेरा होने के बाद थाने में बैठा के रखें? कानून अपना काम कर रहा है बॉस। कानून कहता है आप अंधेरा होने के बाद महिला को थाने में नहीं बैठा के रख सकते। ये आप अपनी जजमेंट दे रहे हो ना? अरे जजमेंट नहीं, आपको कानून बता रहा हूं, आपको कानून ही नहीं पता। नहीं, कानून पुलिस जानती है। अरे पुलिस जानती है तो बताइए पुलिस ने कहां रखा है उसको? पता चल जाएगा ना आपको। कब पता चलेगा? पुलिस ने जवाब देना है, पुलिस बता देगी। अरे तो पुलिस से ही तो फोन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा भाई। कोई बता देगी, कोई ऑफेंस करा है तो आपके सामने बात आ जाएगी। आप तो बॉस, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। देश देखे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुनिए, एक महिला जो है वो 6 घंटे से मिल नहीं रही, वो 6 घंटे से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, और इनका एटीट्यूड देखिए, ये कह रहे हैं कि मिल जाएगी, आप कोर्ट चले जाइए अगर कुछ गलत हुआ है तो। ये महिला के लिए आपका सम्मान है? अभी स्वाति मालीवाल को 2 दिन पहले पुलिस ने उठाकर गाड़ी में डाल दिया था, महिला पुलिसकर्मियों ने, तब आपने हंगामा कर दिया। यहां पुरुष पुलिसकर्मी लेके जा रहा है, आप कह रहे हैं जो होगा वो आप कोर्ट से देख लीजिए। सुनिए, आप चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। क्या पेश? अरे आप सच पेश कर दीजिए भाई। मुझे सर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए हमारी रिपोर्टर कहां है?
आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारे चिल्लाने से तो कुछ नहीं हो रहा सर, हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा। आपके पास पुलिस है, आप कुछ करेंगे, हम क्या कर सकते हैं सर? बात सुनने को तैयार नहीं हो। अरे तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए था कि रुकिए मैं पता करके बताता हूं कहां है आपकी रिपोर्टर। आप कह रहे हैं कि जहां भी है आप कोर्ट में देख लीजिएगा अगर कुछ गलत हो तो। ये आपका एटीट्यूड है, आपको चिंता ही नहीं है महिला कहां है। भाई मैंने आपको कब कोर्ट जाने को बोला? आपने बोला कि कुछ गलत होगा तो कोर्ट चले जाइएगा। नहीं, मैंने ये बोला जहाँ हिंदुस्तान के अंदर अदालतें भी हैं तो सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी अगर चिंता होती, आप सेंसिटिव होते, एक लड़की 6 घंटे से कहां है नहीं पता, तो आप कहते सुशांत जी फोन रखिए, मैं अभी जरा अपने लोगों से पंजाब में पता करके बताता हूं क्या हुआ है। आप जो है हमको बता रहे हैं कि ये नियम आपके रिपोर्टर पे भी लगता है, वो भी लगता है, और जब मैं आपको नियम बता रहा हूं तो आप कह रहे हैं हम जजमेंट दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कानून के ऊपर कोई नहीं है। अरे भैया फोन रख दीजिए, बेकार आपको फोन लगाया मैंने। आप लोग इतने इनसेंसिटिव आदमी है महिलाओं को लेकर। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की वकील बता रही है कि आप शाम होने के बाद महिला रिपोर्टर को नहीं रख सकते। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो हो रहा है, मतलब अब क्या सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो गया है क्या? क्या महिला रिपोर्टर कहां है वो भी नहीं मिल रही, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कहां है पता चल जाएगा, इस देश में अदालतें भी हैं। ये सेंसिटिविटी है उनकी महिला को लेकर। अत्यंत आपराधिक और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। और अरविंद केजरीवाल किस तरह से कर्नल गद्दाफी और हिटलर के मार्ग पर चल पड़े हैं, उसका यह जीवंत प्रमाण है। किसी भी महिला को सीआरपीसी के तहत सूर्यास्त के बाद कहीं भी इलीगल डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक रिपोर्टर जो अपना काम करने गई है, उस रिपोर्टर को आपने सहयोग करने की बजाय उसके साथ इस तरह की हरकत करना, यह केजरीवाल और पंजाब की सरकार किस तरह से तानाशाही पर आमादा है, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, आपराधिक कृत्यों पर आमादा है, उसका जीवंत प्रमाण है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस महिला पत्रकार को डिटेन किया है टाइम्स नाउ नव भारत की, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। टाइम्स नाउ नव भारत ने जिस तरह से एक आपराधिक कृत्य में संलिप्त पार्टी के लोगों की जिस तरह से वो शीश महल बनाकर अय्याशी का, वो मुख्यमंत्री के निवास को अय्याशी का अड्डा बनाए बैठे थे, जब उसको बेपर्दा किया तो पत्रकारिता का सम्मान किया जाना चाहिए। नहीं, ये तो देश देख रहा है भाई। यहाँ दिल्ली में उनके पास पुलिस नहीं है तो यहाँ उनके बाउंसर मारपीट करते हैं, और वहां पुलिस है तो वहां पुलिस जो है वो महिला रिपोर्टर को लेकर चली गई। आम आदमी मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी आपको रोक रहा हूं, मैं एक बार भावना का फोन लगा रहा हूं और जरा हम देखते हैं क्या उनसे बात हो पाती है कि नहीं। ये देखिए रिंग जा रहा है। ये भावना का फोन रिंग हो रहा है, देखिए फिर नहीं उठ रहा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप देखिए फिर से संपर्क करने का प्रयास हुआ, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और ये पिछले काफी वक्त से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भावना किशोर हमारी सहयोगी सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से इतना पूछने गई थी कि सर बता दीजिए क्या हुआ है शीश महल में, जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपका क्या तर्क है, क्या जवाब है। और उसके बाद भावना किशोर को पुलिस वहां से यह बोलकर कि एक एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट भी हुआ, कहां हुआ, कैसा हुआ? ड्राइवर को लेके जाना था, रिपोर्टर को क्यों लेके गए? वो तो पीछे बैठी हुई दिख रही है अगर एक्सीडेंट भी हो गया था तो। और अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो महिला पुलिसकर्मी लेकर जाती, महिला रिपोर्टर को पुरुष पुलिसकर्मी लेके जा रहा है, और वहां से उसके बाद से भावना से संपर्क नहीं हो रहा। हम लोग लगातार पंजाब पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। रात के 9:45 बज गए और आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, अगर कुछ गलत होगा तो इस देश में अदालतें भी हैं, वो हमको कानून सिखा रहे हैं। और हम उनको जब कानून बता रहे हैं कि भैया रात में आप नहीं रख सकते महिला को इस तरह से थाने में या जहां भी रखा हो, तो वो उसको सुनने को तैयार नहीं है। और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, पहले सवाल पूछने पर किस तरह से मारा पीटी, धक्का मुक्की की थी ये आम आदमी पार्टी के बाउंसर्स ने, केजरीवाल जी के बाउंसर्स ने, कैसे नव भारत का माइक छीनकर भाग गए थे।
कैसे ये देखिए मारपीट हुई थी। ये सब दिल्ली में इसलिए हुआ, बाउंसर ने इसलिए किया क्योंकि यहां इनके पास पुलिस नहीं है। पंजाब में पुलिस है तो क्या बंधक बना के रख लिया जाएगा एक तरीके से क्या? और क्या एक महिला को लेकर यह एटीट्यूड है? उस महिला के घर वालों का सोचिए, वो कितने परेशान होंगे। अरे केजरीवाल जी, आपको जवाब नहीं देना है ना, पूछना बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर देंगे, आप भावना को तो कम से कम वापस भेज दीजिए। यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना आप कि सवाल ना पूछे जाए आपसे। आप भावना को वापस भेज दीजिए। ठीक है, आप जीत गए। शीश महल में आपको जो बनवाना है और 4 लाख 8 लाख 10 लाख का कमोड लगवा लीजिए और पैसा लगा दीजिए। लेकिन यह तरीका हो सकता है क्या? यह लोकतंत्र है क्या कि कभी किसी पत्रकार को धक्का दे रहे हैं, कभी किसी को मार के गिरा दे रहे हैं, कभी माइक छीन के चला जा रहा है कोई, और अब भावना जो है वो कहां है पता ही नहीं है। मैं शॉक्ड हूं ये सब देखकर भाई। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का एटीट्यूड देखिए कि आपकी महिला रिपोर्टर किसी कानून से ऊपर नहीं। अरे कौन कह रहा कानून से ऊपर है? पर वो तो पीछे बैठी है। अगर टक्कर भी लग गई, अगर आपको केस भी करना था तो आप ड्राइवर पे केस कर लेते। महिला पीछे बैठी है, उसके साथ एक पुरुष पुलिसकर्मी बैठ के जा रहा है। रात के 9:45 हो रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या हमने शीश महल का दिखाकर? इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या? आपको बड़ी चिंता है अरविंद केजरीवाल जी वहां जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनकी? जरा फोन लगाइए पंजाब में भगवंत मान को, पूछिए कहां है टाइम्स नाउ ना भारत की रिपोर्टर, अगर इतनी चिंता है तो। अपने प्रवक्ता को जरा लेफ्ट राइट सेंटर कीजिए कि महिला के ऊपर सवाल पूछा जा रहा था, तुम्हें सहयोग करना चाहिए था तो तुम जवाब देने लगे। इतना क्या हो गया भाई? इस देश में बड़े बड़े नेताओं को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो पत्रकारों ने ही किए हैं, और आपके पीछे तो हम दौड़ रहे हैं कि आप बताइए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप ही बता दीजिए ना भाई। ऐसे तो देश में जहां जहां आपकी सरकार होगी कल को कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा क्या? अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। अमित, आप इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार दिल्ली में रिपोर्टर्स के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गया। अब पंजाब में भावना कहां है, ये सवाल नहीं पूछे क्या हम लोग? सुशांत, मुझे लगता है इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी बोलकर सत्ता में आए थे, इतने खास हो गए हैं कि अब उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ये हालत हो गई है कि आप उनसे सवाल पूछोगे तो आप सीधे पुलिस में उठा के पुलिस ले जाएगी, वो भी महिला पत्रकार। और ये सबसे बड़ी बात कि वो लड़की जो भावना है वो आम आदमी पार्टी कवर करती आई है। आप सिर्फ इसलिए कि शीश महल दिखा दिया गया तो। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा उस सिस्टम को बदलने की बात करते थे, हमेशा आम आदमी की बात की हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम वो नया सिस्टम लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे। और हालत ये हो गई है कि अब डर लगने लग रहा है। आप पत्रकार अगर कोई खबर दिखा दे तो इसके मतलब है कि आप अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी से कोई पूछ नहीं सकते, उनकी टीम से कोई बात नहीं कर सकते हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये हालत है। ये सब जो चल रहा है उसको देखकर क्या हालत होगी। और हमारी पहली चिंता यह है कि भावना कहां है, हमें पता लगना चाहिए। एक महिला रिपोर्टर 6 घंटे से 7 घंटे से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारे साथ काम करती है। उसके मां बाप को क्या जवाब देंगे हम भाई? कहां है वो? हर मां बाप यही सोच के भेजता है ना कि वो जाएगी वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए तो संस्थान ध्यान रखेगा। हमारे लिए भी तो परिवार का ही हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लगे ना लगे महिला का मामला क्या है, लेकिन हम तो पूछेंगे ना भाई कहां गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम इस पर और जानकारी लेकर लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।